बैकलैश 2025 खत्म हो चुका है और भाई सच में भाई मजा आया और कुछ ऐसी चीजें थी भाई जो कि सच में अनएक्सपेक्टेड हुई भाई मतलब सोचा नहीं था कि भाई ऐसा कुछ भी हो सकता है लेकिन वो हुआ और वो तो भाई स्टार्टिंग के मैच में ही देखने को मिल गया। तो सारी चीजों के ऊपर अच्छे से डिटेल में बात करते हैं हर एक मैच के बारे में, क्या कुछ हमें देखने को मिला और क्या नतीजे क्या निकल कर आए। देन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत कुछ हुआ है भाई, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो कि शो का ओपनिंग मैच हमें देखने को मिला, फेटल 4-वे यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच, जो कि मैंने कहा था कि भाई ये ओपनिंग ही होना चाहिए क्योंकि बैंगर शुरुआत के लिए ये मैच बेटर है। एले नाइट वर्सेस जेकब फाटू वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। और सच में भाई फेटल 4-वे मैच था, काफी बैंगर तो नहीं गया लेकिन भाई देखने में मजा आया। तुम इसको जो है रीवॉच भी कर सकते हो, ऐसा मैच था भाई। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्लिप डाली होंगी, वहां पर जाकर भी देख सकते हो भाई। सच में मजा आएगा भाई मैच को देखने में। लेकिन एंडिंग मोमेंट्स में भाई जो चीज देखने को मिली, वैसे तो भाई हर एक बंदे ने अपना अपना फिनिशर हिट कर दिया और वहां पर ड्रू मैकिंटायर भाई जीत रहा था। ड्रू मैकिंटायर जो है एले नाइट को क्लेमोर हिट कर देता है, वो जीतने वाला था लेकिन डेमियन प्रीस्ट उसे बाहर खींच लेता है, जिसके बाद भाई ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट का केओस स्टार्ट हो जाता है और वो भाई मैच को भूल जाते हैं और पर अपनी एक अलग लड़ाई करने लगते हैं क्राउड के बीच जाकर। और वहां पर फिर भाई जो साउथ ऑफ हेवन हिट की डेमियन प्रीस्ट ने ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, उसके बाद ऑफिशियल्स भी वहां पर आ गए और ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई अब ड्रू मैकिंटायर को जो एक हेड इंजरी हो चुकी है। तो भाई पता नहीं ये चीज सच है या नहीं, तो वो हमें पता चल ही जाएगा। ड्रू मैकिंटायर की चीजों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते भाई, वो स्टोरी में भी चीजें डाल देता है, तो इसलिए भाई कुछ कह नहीं सकते। बाकी देखते हैं कि आगे क्या निकल कर आएंगे रिपोर्ट से। लेकिन इस पर जो है ये दोनों इस मैच से पूरी तरीके से बाहर हो जाते हैं। के अंदर जेकब फाटू और एले नाइट के बीच ये मैच चल रहा होता है, जहां पर एले नाइट भाई भारी पड़ने लगते हैं जेकब फाटू के ऊपर, 2 एल्बो ड्रॉप सेट करते हैं। उसके बाद वो रिंग साइड पर लाते हैं, टेबल सजाते हैं और टेबल के ऊपर जेकब फाटू को रख देते हैं। और यहाँ पर टेबल के आर पार करने की सोच थी भाई एले नाइट की जेकब फाटू को, लेकिन सोलो सिक्वा इंटरफेयर करते हैं। सोलो सिक्वा जेकब फाटू को हटा देते हैं और एले नाइट जब सोलो सिक्वा के ऊपर अटैक करने आते हैं तो यहाँ पर अचानक से कोई एक नया बंदा आकर अटैक कर देता है एले नाइट के ऊपर और हमें पता चलता है कि ये तो जेफ कॉब है भाई, एक फ्री एजेंट है भाई जो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है ऑलरेडी और ये ब्लड लाइन में ज्वाइन हो गया भाई। ये सच में बड़ी बात है भाई, हालांकि इसके रिश्ते नाते ब्लड लाइन से ही हैं, लेकिन लगा नहीं था कि भाई जेफ कॉब जो है यहाँ पर अचानक से इस तरीके से जो है डेब्यू करेंगे कि वो ब्लड लाइन के साथ ही अलाइन हो जाएंगे। तो भाई ये सच में बहुत ही अमेजिंग चीज हुई है। तो जेफ कॉब ने यहाँ पर एले नाइट को बजा दिया। जेकब फाटू और जेफ कॉब के बीच जो है कुछ ज्यादा हमें अच्छी चीजें तो देखने को नहीं मिली कि भाई ऐसा लगा कि जेकब फाटू को कुछ नहीं पता, सोलो सिक्वा ने खुद से की है भाई ये चीजें। तो जेकब फाटू इस मैच को जीत तो जाते हैं, यहाँ पर रिटेन कर ले अपनी यूएस टाइटल को। लेकिन भाई वो भी हैरान है कि यहाँ पर ये हुआ क्या। जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि भाई ये सब क्या हुआ, जेफ कॉब अचानक से आ गया आपकी मदद करने के लिए, ब्लड लाइन का नया मेंबर बन चुका है। तो जेकब फाटू ने कहा कि इसके बारे में हम जो है मिलकर वहां पर बातें करेंगे कि वहां पर ये सब क्या हुआ है, मुझे भी नहीं पता। मतलब जेकब फाटू को कोई आइडिया नहीं है कि भाई जेफ कॉब कहां से आ गया। तो भाई सोलो ने जेफ कॉब को अपनी ब्लड लाइन में अलाइन कर लिया है क्योंकि भाई ब्लड लाइन में बंदे कम हो चुके थे भाई, तो भाई इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं और सिर्फ जेकब फाटू और सोलो सिक्वा ही बचे हैं और उनके भी बीच में जो है रिश्ते नाते सही नहीं चल रहे हैं। और जेफ कॉब भी अचानक से आ गया, उससे भाई वो चीज जो है जेकब फाटू को नहीं पता। तो भाई अब ये अलग ही ड्रामा चलने वाला है, लेकिन भाई अब मजा आने वाला है भाई ब्लड लाइन की स्टोरी में। देखते हैं भाई इन फ्यूचर में इनका क्या होता है। लेकिन जेकब फाटू यहाँ पर रिटेन कर चुके हैं अपनी चैंपियनशिप को। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर इंजर्ड हो चुके हैं। डेमियन प्रीस्ट भाई तो अब तो चौड़ में होगा कि ले भाई फोड़ दिया भाई मैंने तो ड्रू मैकिंटायर को बुरी तरीके से, और एले नाइट भाई उसके तो अंजर पंजर ढीले हो चुके होंगे क्योंकि जितनी बुरी तरीके से पिटा है भाई वो जेफ कॉब से और फिर जेकब फाटू से भाई उसके तो अंजर पंजर ढीले हो गए होंगे। लेकिन भाई ब्लड लाइन वर्सेस एले नाइट ये भाई एक लॉन्ग टर्म बड़ी स्टोरी लाइन बन चुकी है भाई। मतलब अब एले नाइट भाई फिर से आएगा जरूर ब्लड लाइन के अगेंस्ट, और इस बार पता नहीं भाई किस तरीके से टूटेगा, लेकिन ठीक है भाई। एले नाइट तो भाई यही है कि अब वो शायद ओवर करने के लिए जा रहा है ब्लड लाइन को, ब्लड लाइन के अगेंस्ट वो अभी भी वॉर पे रहने वाला है। ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट का एक और मैच हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा शायद। तो ओवरऑल अगर ओपनिंग की बात करें तो भाई सच में बहुत ही बेहतरीन ओपनिंग हमें देखने को मिली। एक बढ़िया सा मैच देखने को मिल गया जो कि देखने में काफी मजा आएगा भाई। उस मैच को ये नहीं कह सकते कि भाई घटिया मैच था, बोरिंग था, ऐसा कुछ नहीं भाई। सच में बहुत मजा आता है इस मैच को देखने में। और उसके बाद फिर एक नया ब्लड लाइन मेंबर देखने को मिल गया, एक डेब्यू हो गया, जेकब फाटू ने रिटेन कर लिया, तो अच्छी बात है भाई। फ्यूचर के लिए भी स्टोरीज जो है सेट हो रही है, तो सही है भाई। ओपनिंग जो है मैच वो काफी बढ़िया ही रहा भाई। मतलब इसके बाद जो शो के ऊपर अगला मैच हुआ वो हुआ भाई लारिया वेल्केरिया वर्सेस बेकी लिंच फॉर द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। बेकी लिंच अपनी एंट्रेंस करती है द मैन वाले कैरेक्टर में भाई। सच में भाई बेकी लिंच ने भाई ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि भाई वो द मैन वाले कैरेक्टर में वापस आई है, क्योंकि वो भाई जो उनका बिग टाइम बैक्स था भाई वो तो भाई सच में बहुत ही कचरा सा लग रहा था भाई मुझे। मतलब मुझे मजा नहीं आ रहा था भाई, मतलब वो बेकी लिंच लग ही नहीं रही थी भाई। लेकिन ये जो बेकी लिंच है भाई द मैन वाली, तो भाई ये है भाई असली द मैन बेकी लिंच भाई। उसके बाद फिर लारिया वेल्केरिया भी आती है, अपनी वो एंट्रेंस कर, देन ये मैच होता है भाई। और भाई मैच भी भाई सच में इंटरेस्टिंग था भाई, क्योंकि इस मैच को देखने में मजा आ रहा था
भाई बेकी लिंच भाई जाकर उसके पियोंसे से भाई लारिया वेल्किरिया के पियोंसे वहां पर रिंग साइड पर होता है, उसे जाकर बोलती है कि ये है तेरी लड़की, तो वो उसको बुरी तरीके से पीटती है। भाई मैच के दौरान भाई काफी सारे वन हैंडल स्लैम देखने को मिले, काफी सारे सबमिशन मूव्स देखने को मिले लारिया वेल्किरिया की तरफ से, उनके फिनिशर्स भी देखने को मिले, लेकिन हर एक के ऊपर किक आउट होता रहा भाई। मतलब ऐसा लगा कि भाई ले अब खत्म होगा, लेकिन नहीं भाई किक आउट्स पे किक आउट हो जा रहे हैं। अब इसमें भाई बेकी लिंच का भी दिमाग फिर गया, वो चेयर लेकर आ गई, लेकिन रेफरी ने भाई छीन ली चेयर, और उसके चक्कर में भाई जब रेफरी चेयर नीचे फेंकने गई तो बेकी लिंच ने भाई एक टर्न बकल नंगी कर दी, और उस टर्न बकल के ऊपर जब वो लारिया फेंकने गई भाई तो लारिया ने उल्टा बेकी लिंच को फेंक दिया, लेकिन बेकी लिंच बच गई। उसके बाद भाई फिनिशर हिट करने गई लारिया वेल्किरिया, लेकिन बेकी लिंच ने इस बार भाई उस टर्न बकल में फेंक तो दिया, लेकिन भाई ऊपर वाली में जाके लगी ही नहीं भाई लारिया वेल्किरिया, नीचे वाली जो मिडिल टर्न बकल होती है उसके ऊपर जाकर हिट हुआ लारिया वेल्किरिया को, और उसके बाद फिर एक वन हैंडल स्लैम देखने को मिला, लेकिन उसके ऊपर अगेन किक आउट हो गया भाई, जिससे बेकी लिंच भी हैरान हो गई ये कैसे हो गया। तो भाई इस बार जब अगेन उस टर्न बकल के ऊपर फेंकने गई लारिया को बेकी लिंच, तो यहाँ पर इस बार रेफरी ने देख लिया भाई। उसके बाद जो रेफरी है भाई वो तो ठीक करने लगे भाई टर्न बकल को, उसके पैड्स जो है लगाने लगी वापस, कि भाई सेफ्टी पैड्स जो होते हैं उनको वापस लगा देती हो, लेकिन इतने में भाई लारिया वेल्किरिया ने अपना फिनिशर हिट कर दिया और पिन हुआ, लेकिन वहां पर किक आउट हो गया क्योंकि भाई रेफरी थोड़ा लेट आया ऐसा दिखाया गया। उसके बाद फिर भाई इनका रोल अप गेम स्टार्ट हो गया। बेकी लिंच ने भाई मैन हैंडल स्लैम लगाने की, लेकिन उसके बाद वो कवर करने चले गई बेकी लिंच, लेकिन उल्टा रिवर्सल कवर हो गया, रिवर्स पिन फॉल हो गया, और लारिया वेल्किरिया मैच को जीत गई भाई रिवर्स पिन फॉल करके। लेकिन उसके बाद बेकी लिंच ने एकदम से अटैक कर दिया भाई हारते ही, कि भाई ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे जीत गई है। तो यहाँ पर बुरी तरीके से अटैक किया भाई लारिया वेल्किरिया के ऊपर, उसके ऊपर ना डिसआर्मर भी हिट कर दिया, तो बुरी तरीके से धो तो दिया भाई मैच के बाद, यानी कि रीमैच के लिए मैच चीजें जो है सेट कर दी भाई बेकी लिंच ने। यहाँ पर फिर ऑफिशियल्स भी आ गए थे, तो भाई लारिया वेल्किरिया ने रिटेन तो कर ली अपनी चैंपियनशिप, बेकी लिंच को हरा तो दिया, लेकिन ये सच में अनएक्सपेक्टेड चीज थी भाई। मतलब शॉकिंग तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन भाई सच में थोड़ा सा शॉक हूं कि भाई ये कैसे हो गया, क्योंकि बेकी लिंच को यहाँ पर जीतना चाहिए था अगर कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही है। लगा था कि शायद बेकी लिंच ने अटैक किया तो शायद बेली आएंगी बचाने के लिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो भाई सिंपल सी बात है भाई, WWE वालों को दिख गया कि भाई लारिया वेल्किरिया की औकात बढ़ रही है भाई। लारिया वेल्किरिया को जो हम बनाना चाहते हैं WWE वाले वो बन रही है भाई इस स्टोरी के चलते। बेकी लिंच के अगेंस्ट जब से वो गई है तो भाई उसकी थोड़ी औकात बढ़ रही है, इस टाइटल की औकात बढ़ रही है, इसलिए भाई इस स्टोरी को और ज्यादा लंबा खींचा जा रहा है। तो भाई समझ जाओ लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन ट्रिपल एच के एरा में यही देखने को मिलता है, तो इसलिए भाई स्टोरी को जो है और आगे खींच दिया गया है। लेकिन भाई इतना मत खींच देना कि भाई बोर होने लगे भाई। लिव मॉर्गन रिया रिप्ली का याद है ना भाई, एंड तक आते आते भाई बोर हो गए थे भाई। तो भाई बस यही कहूंगा कि भाई मैच इंटरेस्टिंग था, क्योंकि भाई चीजें अच्छी अच्छी चल रही थी भाई, देखने में मजा आ रहा था इस मैच को भी, और फिर एंडिंग भी भाई काफी कंट्रोवर्शियल सी रही कि भाई ये कैसे हो गया। तो भाई ठीक है भाई, अब आगे के लिए भी चीजें चलेंगी, इनका फिर से मैच देखने को मिलेगा और वो शायद स्टिपुलेशन वाइज होगा। इसके बाद शो के ऊपर होता है मेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए पेंटा वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, दोनों एंट्रेंस करते हैं। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है। मैच में भाई डोमिनिक मिस्टीरियो ने जो ये स्टार्टिंग में सुसाइड डाइव और डीडीटी का कॉम्बिनेशन हिट किया, उसके बाद भाई ओब्लिवियन भी हिट किया भाई लिव मॉर्गन को ट्रिब्यूट देने के लिए, यानी कि उसको बोलने के लिए कि भाई मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं। ऐसा भाई माइकल कोल ने बोला था कि भाई ये इसलिए किया है भाई उसने, वो ताकि वो दिखा सके लिव मॉर्गन को कि मैं उसे मिस कर रहा हूं, ऐसा दिखाने के लिए, क्योंकि लिव मॉर्गन है नहीं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर फिर जजमेंट डे की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर कार्लिटो आते हैं, दूसरी साइड से जेडी और फिन बैलर जो है अटैक करने का ट्राई करते हैं पेंटा के ऊपर, लेकिन भाई रेफरी देख लेता है और भाई सारी फिन बैलर ने मैसअप कर दिया भाई। ऐसा लगा कि भाई जैसे जानबूझकर दिखाया रेफरी को कि देख हम अटैक करने आए हैं, हमें भगा यहाँ से। रेफरी ने भाई तीनों को रिंग साइड से बैन कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं भाई, पेंटा आकर लगा देता है और फिन बैलर अगेन इंटरप्ट करने आता है। इसकी वजह से रेफरी का ध्यान भटक जाता है, और पेंटा जब टॉप रोप पर चढ़ता है मूल सॉल्ट के लिए, तो यहाँ पर एल ग्रांडे अमेरिकानो भाई अनएक्सपेक्टेडली आ जाते हैं और वो अपना हेडबट हिट करते हैं पेंटा के ऊपर। उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो अपना फ्रॉग स्प्लैश हिट करके इस मैच को जीत जाते हैं, और भाई एल ग्रांडे अमेरिकानो वहां पर जश्न मना रहे होते हैं रिंग के नीचे लेटकर, भाई जैसे मैं तो आया ही नहीं। तो यहाँ पर भाई डोमिनिक मिस्टीरियो ने रिटेन तो कर ली भाई जजमेंट डे और एल ग्रांडे अमेरिकानो की मदद से, लेकिन भाई डोमिनिक को नहीं पता। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई मुझे कोई आइडिया नहीं कि वहां पर वो फिन बैलर ने क्या किया, और फिर वो जो एल ग्रांडे कहां से आ गया मुझे कुछ आइडिया नहीं है उस चीजों का। बस मैं इतना जानता कि मैं वहां पर गया और मैंने फ्रॉग स्प्लैश हिट किया, मुझे मौका दिखा, हिट किया और मैं जीत गया, और मेरे पास अभी भी है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और मैं ग्रेटेस्ट लूचा हूं और ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हूं, ऐसा उसका कहना है भाई। बाद में शो में उसका यही सब कहना है भाई। और उससे जब पूछा गया कि भाई लिव मॉर्गन का है, तो वो कहा कि भाई यार तो पता तो है तुम सबको कि वो फिल्म बना रही है, कम ऑन तुम क्या बकवास बात करती हो। भाई ऐसी हंसी मजाक चल रहा था इनका और कुछ, लेकिन भाई रिटेन कर लिया डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपनी चैंपियनशिप। तो ऑब्वियसली भाई ये बहुत ही आसान बात है, और डोमिनिक मिस्टीरियो ने ये कहा कि मैं 3 बार हरा चुका हूं भाई पेंटा को, तो अब दोबारा उसे नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाई पेंटा को बार बार एल ग्रांडे अमेरिकानो आकर इंटरप्ट कर रहा है। पहले चैट गेबल ने किया, फिर अब एल ग्रांडे ने किया। तो भाई एल ग्रांडे वर्सेस पेंटा का एक मैच देखने को मिलने वाला है नियर फ्यूचर, शायद सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। देखते हैं कि भाई वो कब होगा, लेकिन ये जो मैच था भाई वो ऑब्वियसली भाई इंटरटेनिंग था भाई, मैं इंटरटेनिंग कहूंगा, क्योंकि भाई इंटरटेनिंग मैच था भाई ये। डोमिनिक
डोमिनिक मिस्टेरियो है भाई और सामने पेंटा है। तो भाई रिंग वाइज जो है इनकी परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन थी, मैच को देखने में मजा आ रहा था। फिर जो जजमेंट डे का ड्रामा हुआ, एल ग्रांडे आया, तो काफी इंटरटेनिंग मैच था भाई। वेल इसके बाद फिर शो के ऊपर होता है गुंथर वर्सेस पैट मैकफी का भाई एक काफी मिक्स ओपिनियंस वाला मैच, जहां पर पैट मैकफी पहले एंट्रेंस करते हैं, उसके बाद गुंथर एंट्रेंस करते हैं। मैच की जैसे घंटी बजते हैं तो सब भाई यू टैप आउट के नारे लगाने लगते हैं गुंथर के लिए पूरा अरीना। और उसके बाद ये जब मैच स्टार्ट होता है तो भाई स्टार्टिंग में तो गुंथर भाई पूरा पेल रहा होता है यहाँ पर पैट मैकफी को कि तू क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन भाई पैट मैकफी को एक ओपनिंग मिलती है, उससे का वो पूरा फायदा उठाता है और पैट मैकफी फिर भाई बहुत ही अमेजिंग चीजें करता है। वो गुंथर को भाई देता है भाई टक्कर, लेकिन गुंथर यहाँ पर फिर एक पावर बॉम्ब हिट करता है, लेकिन उसके बाद वो पिन नहीं करता है। माइकल कोल चिल्लाता है कि भाई पिन कर भाई, खत्म कर, क्यों मार रहा है। तो भाई गुंथर तो गुंथर है, उसे थोड़ी ना खत्म करना, उसे तो मतलब बुरी तरीके से पीटना है भाई वहां पर। तो इसलिए वो भाई और मारने लगता है, जिसके बाद भाई माइकल कोल ही इंटरप्ट करने आ जाते हैं मैच और माइकल कोल को उठाकर रिंग के अंदर लाता है। माइकल कोल के ऊपर अटैक करने वाला था भाई गुंथर, लेकिन यहाँ पर पैट मैकफी अगेन बचा लेते हैं यहाँ पर गुंथर से माइकल कोल को, जहां पर फिर भाई माइकल कोल मदद करता है जीतने में पैट मैकफी के, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता भाई, गुंथर किक आउट कर देता है। माइकल कोल की मदद से स्लीपर होल्ड तो हिट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद एक गुंथर पलटवार करते हैं, लैरिएट हिट करते हैं, देन उसका गर्दन मरोड़ के भाई उसके ऊपर एक स्लीपर होल्ड डाल देते हैं, काफी देर तक फंसाए रखते हैं। पैट मैकफी सोचते हैं कि भाई बच जाऊं किसी तरीके से, लेकिन एंड में भाई बेहोश हो जाते हैं पैट मैकफी और इस तरीके से यहाँ पर गुंथर इस मैच को जीत जाते हैं। माइकल कोल यहाँ पर फिर देखने आते हैं भाई पैट मैकफी को कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन उसके बाद गुंथर जो है रिस्पेक्ट दिखाता है पैट मैकफी को कि भाई तूने अच्छी लड़ाई लड़ी, जितना तू है कमेंटेटर होने के तौर पर तूने ऐसी फाइट दी मुझे, तो भाई उसके लिए अप्रिशिएशन बनती है। तो इस वजह से भाई पैट मैकफी को इज्जत मिल गई थोड़ी सी गुंथर की तरफ से और ऑब्वियसली भाई हर एक फैन की तरफ से शायद, क्योंकि जहां तक मुझे भी लगा तो भाई पैट मैकफी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। इस मैच को जिस तरीके से बनाया गया, जिस तरीके से देखा गया कि यहाँ पर जो है पैट मैकफी है, एक ऐसे मैचेस जो होते हैं ना भाई कि सेलिब्रिटी वर्सेस रेसलर का मैच हो रहा है, कोई कॉमेडियन है उसका मैच हो रहा है रेसलर से, तो भाई ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी मिक्स ओपिनियंस वाले मैच होते हैं हमेशा ही। और यहाँ पर एक कमेंटेटर वर्सेस रेसलर का मैच था भाई, तो ये सच में भाई काफी यूनिक कॉम्बिनेशन था और उस तरीके से फिर इस तरीके की परफॉर्मेंस देना पैट मैकफी की तरफ से, तो वो भाई सच में काबिल तारीफ है। तो उस वजह से भाई यहाँ पर ऑब्वियसली भाई ये मैच जो है काफी एंटरटेनिंग रहा, काफी मजा आया इसको देखने में। स्लो पेस पर स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके इसमें जो है इंटरेस्ट आने लगा और एंड में जाते जाते भाई मजा आया भाई मैच को देखने में। मतलब कि जो रिस्पेक्ट होती है भाई वो तो हासिल कर ली भाई पैट मैकफी ने काफी इन रिंग वाइज अगर देखा जाए। और गुंथर तो भाई गुंथर है भाई, उसके सामने भाई किसी को भी डाल दो वो मैच जो है सच में अमेजिंग बन जाएगा भाई, उसकी जरूरत नहीं है भाई। तो ठीक है भाई गुंथर वर्सेस पैट मैकफी का हो गया भाई। अब आगे क्या है भाई, मतलब गुंथर को भाई अपोनेंट ही ऐसे मिल रहे हैं जिनके भाई कुछ अलग ही चीजें होती है, मतलब सैमी ज़ेन, सेजी ऊसो, फिर पैट मैकफी और फिर अकीरा टोजावा, भाई ऐसे ऐसे अपोनेंट होते हैं। तो भाई शेन मैकमैन भी आएगा क्या भाई, उसका रिटर्न करवा दो, शेन मैकमैन वर्सेस गुंथर भी मैच हो जाएगा भाई। वैसे गोल्डबर्ग भाई, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी कि भाई शायद गोल्डबर्ग इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए भाई, पता नहीं वो कहाँ पर हैं, लेकिन शायद क्योंकि भाई अगला जो शो है वो सऊदी में है भाई, और सऊदी में है तो भाई समझ जाओ भाई वहां पर तो गोल्डबर्ग आएंगे ही। तो नाइट ऑफ चैंपियंस भाई ठीक है भाई, वहां पर आएंगे गोल्डबर्ग, यहाँ पर आ जाते तो भाई वहां के लिए मैच सेट हो जाता है। लेकिन देखते हैं भाई क्या होता है इन फ्यूचर में, लेकिन गोल्डबर्ग यहाँ पर नहीं आया, इसका मतलब क्योंकि भाई शायद जेफ कॉब को यहाँ पर वो उनका डेब्यू करवा दिया भाई, ब्लड लाइन में अलाइन करवा दिया, तो शायद भाई एक ही साथ दो बम नहीं फोड़ने होंगे ट्रिपल एच को, शायद इसलिए नहीं करवाया। बाकी ये इस मैच ने काफी अच्छे मजे दिला दिए भाई लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुम्हारे क्या ओपिनियन इसके लेकर, क्योंकि इसके ऊपर काफी मिक्स ओपिनियन आ रहे हैं भाई लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को बुरा। मैं थोड़ा डिसेंट में ही रहूंगा कि भाई मुझे बहुत ज्यादा मजा नहीं आया और ऐसा भी नहीं कि मैंने इंजॉय नहीं किया, मैंने किया भाई इसको। इसके बाद चलते हैं हमारे मेन इवेंट की तरफ भाई, जो कि भाई शो का सबसे बेहतरीन मैच था और शायद मैं कहूंगा कि भाई सच में बहुत ही अमेजिंग मैच था, मतलब बहुत मजा आया भाई इसको देखने में। नॉस्टैल्जिया वाले जो लोग इसको देख रहे थे नॉस्टैल्जिया की तरफ से, तो भाई उनको तो सच में बहुत ही मजा आया होगा। मतलब भाई मैं तो इसको भाई 5 स्टार मैच मानूंगा भाई, यही वो चीज थी जो रेसलमेनिया में क्रिएट करनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर नहीं हो पाई भाई कोडी रोड्स से। लेकिन यहाँ पर रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना भाई एक बेहतरीन केमिस्ट्री, इतने सालों की ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं पिछले 25 सालों से, तो केमिस्ट्री भाई सच में अमेजिंग थी इन दोनों। तो यहाँ पर मेन इवेंट में होता है वन लास्ट टाइम जो मैच था रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। रैंडी ऑर्टन के होम टाउन में हो रहा था सेंट लुइस में, जहां पर रैंडी ऑर्टन एंट्रेंस करते हैं, फिर जॉन सीना एंट्रेंस करते हैं। मैच शुरू करने से पहले भाई अलीशा टेलर ने जो अनाउंसमेंट की थी भाई जॉन सीना को लेकर, उन्होंने भाई वो इस बार पर्ची नहीं दी भाई। अलीशा टेलर को भाई पहले ही वार्न कर दिया गया था कि भाई तुझे जॉन सीना की इस तरीके से कर, जैसे ही जॉन सीना बोलते हैं कि भाई वो 17 टाइम जिसे तुम कभी देख नहीं सकते, तुम लोग खुश नसीब हो कि यहाँ पर आया है जॉन सीना। तो उस तरीके से भाई वो काफी अमेजिंग जो अलग तरीके की जो अनाउंसमेंट करवाते हैं जॉन सीना अपने लिए, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बुलवा के खुद को, तो वो वाली चीज भाई। और जो कि भाई वो अनाउंसमेंट भाई
भाई बिल्कुल परफेक्ट फिट होती है भाई जॉन सीना के ऊपर। तो उसके बाद मैच स्टार्ट होता है, घंटी बजती है, एक प्रोफेशनल तरीके से ये दोनों जो है मैच को शुरू करते हैं। ए लगाने के लिए गए थे भाई जॉन सीना और फिर उसका कन्वर्शन हो गया था भाई RKO में, तो भाई वो सच में अमेजिंग थी। उसके बाद विंटेज ऑर्टन हमें देखने को मिला, यहाँ पर जॉन सीना जो है टैकल अटैक्स कर रहे थे लेकिन रैंडी ऑर्टन ने RKO बजा दिया अचानक से भाई। उसके बाद फिर वो पंट किक के लिए भी गए लेकिन वहां से जॉन सीना हट गए, रैंडी ऑर्टन के ऊपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट हिट की, किक आउट हो गया। तो भाई काफी अमेजिंग मैच चल रहा था भाई, सच में यही कहूंगा एक एक मोमेंट भाई इस मैच का पैसा वसूल था भाई। जॉन सीना भाई ए लगाया जा रहा था, किक आउट हो जा रहे थे, RKO लग रही थी उसके ऊपर किक आउट हो रहे थे भाई, सच में मजा आ रहा था भाई। और जब इतना कुछ हो गया था तो भाई जॉन सीना ने सोचा कि चलो भाई मेरे फिनिशर से तो कुछ हो ही नहीं रहा, इसी का फिनिशर इसी के ऊपर ट्राई करता हूं भाई। जॉन सीना मॉक करने लगे रैंडी ऑर्टन को, वो रैंडी ऑर्टन का जो कॉल इन होता है भाई वो सांप की तरह रेंगते हैं, तो वो खुद जॉन सीना करने लगे और पंट किक मारने के लिए आए रैंडी ऑर्टन के ऊपर। जॉन सीना पंट किक मारने आए लेकिन रैंडी ऑर्टन बच गए भाई और उसके बाद लगाने गए लेकिन जॉन सीना ने धक्का दिया और रेफरी ढेर भाई, लो भाई रेफरी ढेर हो गया इस मैच में। उसके बाद जॉन सीना ने एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी हिट कर दिया, उसे देखा कि भाई रेफरी तो ढेर हो गया, लेकिन उसके बाद जब वो कुछ मूव हिट करने गया तो यहाँ पर RKO हिट कर दी भाई जॉन सीना के ऊपर, रैंडी ऑर्टन ने वहां पर किक आउट हो गया। उसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन को दिखा अनाउंसर्स डेस्क भाई, अनाउंसर डेस्क को सजाया और रेफरी को कहा कि तू चुप कर, मैं इसके ऊपर बजाऊंगा। तो भाई रैंडी ऑर्टन बजाने आ रहे थे, फिर से यहाँ पर जॉन सीना ने धक्का दे दिया, ऑर्टन को धक्का दे दिया और रेफरी जाकर स्टील स्टेप्स में भिड़ गया भाई, अब खत्म भाई। और उसके बाद भाई जॉन सीना ने रैंडी ऑर्टन को एटीट्यूड एडजस्टमेंट में उठाया लेकिन रैंडी ऑर्टन ने पलटवार करके खुद ही एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट अनाउंसर डेस्क के ऊपर हिट कर दी और आधा अनाउंसर डेस्क टूट गया भाई, मतलब आधा ही टूटा। रैंडी ऑर्टन ने लात मारकर बोला अबे पूरा क्यों नहीं टूटा भाई, समझाओ रैंडी ऑर्टन को ये पुराने डेस्क नहीं है, ये नए वाले डेस्क है, काफी हार्ड है भाई, इनको तोड़ना काफी मुश्किल है। तो वहां पर फिर रैंडी ऑर्टन बोले कि भाई मैं दूसरा एक और टेबल तोड़ूंगा, तो दूसरा टेबल सजाया, उसके ऊपर रैंडी ऑर्टन मारने आ रहे थे लेकिन जॉन सीना ने इस बार से मौके का फायदा उठाने की कोशिश की लेकिन उल्टा फिर से वही सेम चीज देखने को मिली। रैंडी ऑर्टन ने पलटवार किया और खुद एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट अगेन उसे टेबल के ऊपर लगा दी भाई, जो कि काफी स्मूथ थी और काफी आराम से टेबल टूट गया भाई। और फिर रिंग के अंदर लेकर आए जॉन सीना को रैंडी ऑर्टन और फिर रैंडी ऑर्टन ने किया RKO के लिए कॉल इन और RKO बजा भी दी और जैसे ही पिन किया एक दूसरा रेफरी भाग कर आया, उसने पिन फॉल करवाया लेकिन यहाँ पर किक आउट हो गया और रैंडी ऑर्टन बोला किक आउट कैसे हो गया, 3 होना चाहिए था, इतना कुछ किया मैंने, 3 होना चाहिए था। लेकिन जॉन सीना पीछे से भाई टाइटल उठाकर मारने आया, रैंडी ऑर्टन आगे से हट गया और भाई दूसरा रेफरी भी ढेर हो गया और रैंडी ऑर्टन ने RKO भी बजा दी, फिर जॉन सीना के ऊपर पिन किया और भाई 20 तक काउंट हो गया होगा भाई, सच में भाई 20 तक काउंट हो गया होगा, पूरा क्राउड जो है काउंट कर रहा था। निक ऑल्डिस और काफी सारे ऑफिशियल्स आ गए और रैंडी ऑर्टन देख रहा है कि भाई इतने सारे ऑफिशियल आए, वो पिन फॉल नहीं करवा सकते थे। निक ऑल्डिस को बोल रहा है कि तू आया, तू भी तो ऑफिशियल है, तू भी तो कर सकता है 1 2 3, लेकिन तू क्यों नहीं कर रहा है भाई। रैंडी ऑर्टन का दिमाग फिर गया, निक ऑल्डिस को एक RKO लगी, सारे ऑफिशियल्स को एक RKO लगी, RKO की पार्टी देखने को मिली भाई। होम टाउन है भाई, रैंडी ऑर्टन भाई अपने विल में है भाई, अपने होम टाउन में, तो वहां पर RKO पार्टी कैसे नहीं होती भाई। तो यहाँ पर भाई बहुत सारी RKOs देखने को मिली। उसके बाद रैंडी ऑर्टन पंट किक के लिए गए जॉन सीना के ऊपर लेकिन R-Truth अचानक से आ गया भाई और बोला कि भाई मेरे हीरो को छोड़ दे, ये मेरा हीरो है, इसे इसको मत मारो। रैंडी ऑर्टन बोला कि ठीक है इसे नहीं मारता, तुझे मारता हूं भाई। उसको R-Truth को मिली एक RKO लेकिन मौके का फायदा उठाकर जॉन सीना ने भाई लो ब्लो हिट कर दी रैंडी ऑर्टन के ऊपर और उसके बाद एक टाइटल शॉट हिट किया और पिन करके इस मैच को जीत गया जॉन सीना। और उसके बाद रिटेन हो गई यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, जॉन सीना स्टिल हमारे चैंपियन है। और उसके बाद जॉन सीना ने कहा कि बंद करो ये म्यूजिक, मैं जानता हूं कि तुम मुझे देख नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हो ना, बंद करो ये म्यूजिक, मुझे किसी म्यूजिक की जरूरत नहीं है, मुझे एक कंपटीशन की जरूरत है। और सच तो यह कि मुझे तुम में से किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारा लास्ट रियल चैंपियन। और यहाँ पर शो जो है पूरी तरीके से ऑफ एयर चला गया, लेकिन ऑफ एयर जाने के बाद भाई एक काफी यूनिक चीज हुई, सब लोग जो है पूरा क्राउड जॉन सीना को थैंक यू जॉन सीना, लव यू जॉन सीना के चैंट्स लगाने लगा और यहाँ पर जॉन सीना इमोशनल हो गए भाई, सच में उनकी आंखों में आंसू थे भाई। जिन लोगों ने ऑफ एयर वाली चीजें देखी होंगी वो उन लोगों ने ये नोटिस कर लिया होगा आराम से भाई। तो जॉन सीना यहाँ पर काफी इमोशनल थे जब उन्होंने थैंक यू सीना और लव यू सीना के नारे सुने। तो भाई उसके बाद जॉन सीना यहाँ से निकल लिए। तो भाई अगर इस मैच की बात करें तो भाई सच में एक क्लासिक मैच, नॉस्टैल्जिया के लिए जिन लोगों ने देखा होगा, नॉस्टैल्जिया फील करने के लिए जो एक आखिरी बार इस मैच को देखने आए थे, तो भाई उनके लिए ये सच में एक बहुत ही बड़ी चीज थी और भाई सच में बहुत ही अमेजिंग मैच था भाई। मतलब यही तो वो था भाई जो देखना था भाई, रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना वन लास्ट टाइम की तरह इसको ट्रीट किया गया और शायद वैसा इन्होंने डिलीवर भी किया भाई। सच में बहुत मजा आया भाई इस मैच को देखने में, मतलब ये सच में पैसा वसूल था भाई। इसको रिपीटेड भी देख सकते हो भाई, बार बार तुम इस मैच को देख सकते हो, ये इतना अमेजिंग मैच था भाई। RKO की बारिश देखने को मिली, एटीट्यूड एडजस्टमेंट देखने को मिली और जितना कुछ ये दोनों कर सकते थे भाई वो सब कुछ इन्होंने किया भाई। बस एक थप्पड़ की कमी रह गई वो रेफरी वाला, लेकिन भाई ये तो उसके आर पार भी चले गए। मतलब भाई ये एक सिंगल्स मैच था लेकिन इसको भाई ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच कब से बना दिया इन्होंने।
उन्हें पता ही नहीं चला भाई। इतने 2-3 रेफरी ढेर हो गए भाई इस मैच में। भाई सच में बहुत ही बढ़िया मैच मैंने तो भाई फुल एंजॉय किया है भाई इस मैच को, और भाई बहुत मजा आया भाई रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना को देखने में, मैच देखने में। तो भाई मैं तो काफी सेटिस्फाइड हूँ भाई ये मैच देखकर। डिलीवर किया है भाई इन्होंने एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। कोडी रोड्स का क्या है भाई, आए ना आए भाई, अगले बार आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई जॉन सीना इमोशनल भी हो गए, वो सच में काफी अनएक्सपेक्टेड चीज थी। लेकिन उसका जाकर कचरा भी कर दिया भाई बाद में बैक स्टेज में जाकर। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर भाई जॉन सीना वहां पर पहले ट्रिपल एच बैठे हुए थे भाई। ट्रिपल एच अपना इंटरव्यू दे रहे थे और वो कह रहे थे कि भाई अगले जो शोज होने वाले हैं, सैटरडे नाइट मेन इवेंट होने वाला है, नाइट ऑफ चैंपियंस होने वाला है, क्लैश द कासल होने वाला है, मनी इन द बैंक होने वाला है, ट्रिपल ए के साथ हम जो है कोलाइड करने वाले हैं नेक्स्ट डे वाले, तो समर स्लैम भी 2 नाइट का होने वाला है। तो वो सब अपनी भाई वही बातें बता रहे थे। लेकिन अचानक से वहां पर जॉन सीना आते और कान में बोलते कि चल बुड्ढे टाइम खत्म हो गया, चल निकल, मुझे कुछ करना है यहाँ पर। तो ट्रिपल एच बोलते कि ठीक है भाई, तुम्हारा जॉन सीना कुछ कहना चाहता है तुमसे। तो जॉन सीना कहते हैं कि देखो पिछली बार तो मैंने तुम लोग की डिसरिस्पेक्ट कर दी थी, लेकिन इस बार मुझे कुछ थोड़ी बात तो करनी है तुम लोगों से। इस बार कोई क्लिक बेट चीजें नहीं होंगी। लेकिन तभी आर-ट्रूथ आ जाता है और वो कहता है कि देखो जॉन सीना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। लेकिन जॉन सीना यहाँ पर माइक्रोफोन उठाते हैं, टाइटल को नीचे रखते हैं, और जॉन सीना जो है यहाँ पर आर-ट्रूथ को कहते हैं कि देख रोलिंस, कुछ भी हो लेकिन अब जो है ये बहुत ज्यादा हो चुका है, तो अब अगर तू एक शब्द और बोला तो तू पिटेगा। फिर भाई एक शब्द बोल देते हैं यहाँ पर आर-ट्रूथ। तो भाई जॉन सीना उठाते हैं और एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट भाई उसी जो वो सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का टेबल रखा हुआ था उसके ऊपर अटक देते हैं भाई, और आर पार हो जाते हैं आर-ट्रूथ टेबल के। उसके बाद जॉन सीना तो यहाँ से निकल लेते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं भाई आर-ट्रूथ को उठाने के लिए, यहाँ पर उसे उठा के लेके चले जाते हैं। तो भाई आर-ट्रूथ को कौन समझाए, ये वो जॉन सीना नहीं है भाई जिसे तू जानता था, जिसे तू पसंद करता था, ये वो नहीं है भाई। तो भाई जॉन सीना वर्सेस आर-ट्रूथ का मैच शायद फ्यूचर के लिए सेटअप हो रहा है, मे बी सैटरडे नाइट मेन इवेंट। ऑलरेडी जॉन सीना वहां के लिए एडवर्टाइज है। वेल उसके बाद भाई क्योंकि जॉन सीना ने ये कहा था कि उसे कंपटीशन चाहिए, तो भाई उसके ऊपर सीएम पंक ने रिएक्ट किया भाई, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उस चीज को लगाया है। तो वो कह रहे हैं कि अभी के लिए तू चैंपियन है, कोई बात नहीं, फ्यूचर में नहीं रहेगा। और जॉन सीना ने अपना लास्ट मैच भाई ऐसा निकल के आया, एक न्यूज आई है कि वो बॉस्टन में होने वाला है, यानी कि शायद वो जॉन सीना का होम टाउन है वहां पर बॉस्टन में। तो भाई इस साल का जो एंड होने वाला है यानी कि दिसंबर, वहां पर बॉस्टन में एक प्रीमियम लाइव इवेंट होगा। उस प्रीमियम लाइव इवेंट का नाम नहीं पता है भाई, सर्वाइवर सीरीज वो नहीं होने वाला वो, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज तो नवंबर में होता है और फिर दिसंबर में कोई एक नया इवेंट आने वाला है और उसे रूथलेस अग्रेशन के नाम से भी जाना जा रहा है कि भाई शायद रूथलेस अग्रेशन डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाने वाली है जॉन सीना के लिए स्पेशली दिसंबर में, ताकि वो वहां पर उसका लास्ट मैच करवाया जा सके बॉस्टन में। अब वो चीजें आ रही है निकल कर कि बॉस्टन ही वो जगह होने वाली है। तो देखते हैं कि भाई लास्ट चैंपियनशिप मैच कहां पर होगा, लास्ट मैच कहां पर होगा जॉन सीना का, वो समय में फ्यूचर में पता चली जाएगा ये सब जब वो चीजें आएंगी। लेकिन अभी की अगर बात करें जो बैकलैश हमें पूरा देखने को मिला ओपनिंग से लेकर एंडिंग तक भाई, तो सच में भाई एक अमेजिंग शो मैं कह सकता हूं आराम से, क्योंकि भाई मजा आया भाई, मुझे मजा आया भाई देखने में, मैंने एंजॉय किया भाई पूरे शो को भाई। जो चीजें सोची थी वो चीजें नहीं हुई भाई, जो मैंने प्रेडिक्ट की थी चीजें वो नहीं हुई भाई, उसके अलावा कुछ और चीजें हुई और वो देखने में मजा आया भाई। क्योंकि जब प्रेडिक्शंस गलत साबित होती है और तब कुछ होता है तो भाई वो मजा आता है भाई वो चीजें देखने में। सबसे पहली चीज तो भाई जेफ कॉब का वहां पर डेब्यू हो गया भाई, वो सच में एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी, क्योंकि वो किसी ने नहीं सोचा था कि भाई वो ब्लड लाइन के साथ अलाइन इतनी जल्दी हो जाएगा। तो भाई वो सच में काफी अनएक्सपेक्टेड चीज थी। उसके बाद बेकी लिंच भाई हार गई मैच को, जो कि सच में इंटरेस्टिंग था भाई, मतलब बेकी लिंच कैसे हार गई भाई। उसके बाद डोमिनिक और पेंटा का मैच हुआ, उसमें एल ग्रांडे अमेरिकानो भाई अज्यूम तो मैंने कर लिया था कि वहां पर वो बंदा आएगा, क्योंकि रॉ के ऊपर चैट गेबल ने इंटरफेयर किया था पेंटा के मैच में। तो भाई वो चीज फिर मैं वीडियो में नहीं बता पाया भाई, पिछली वीडियो में जब मैंने प्रेडिक्शन वीडियो बनाई वहां पर मैं नहीं बता पाया क्योंकि मेरे दिमाग से स्किप हो गई वो चीज। लेकिन मैं जानता था कि वहां पर एल ग्रांडे अमेरिकानो आएगा। तो भाई वो जो ड्रामा देखने को मिला ना भाई जजमेंट डे और एल ग्रांडे अमेरिकानो, तो वो एंटरटेनिंग था। उसके बाद गुंथर और पैट मैकफी ने निराश नहीं किया भाई, उन्होंने काफी बढ़िया मैच दिया। गोल्डबर्ग भले ही ना आया हो भाई, कभी तो आ ही जाएगा, उसका क्या है भाई, वो जब आएगा मैच दे देगा। लेकिन गुंथर और पैट मैकफी ने काफी इंप्रेस किया भाई हम सभी को। और फिर क्लासिक जो देखने को मिला एंड में भाई रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना, भाई मैं क्लासिक कहूंगा भाई, मेरे लिए भाई सच में बेहतरीन मैच था भाई, बहुत ही बेहतरीन। पिछले कुछ सालों में कब ऐसा बेहतरीन मैच देखने को मिला मुझे याद नहीं है भाई। रेसलमेनिया वो जगह हो सकती है, लेकिन ये जो मैच था भाई वो शायद रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने लायक था। रेसलमेनिया में ये चीजें होनी चाहिए थी भाई। रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना ने जो बैकलैश में करके दिखाया ना भाई, वो कोडी रोड्स और जॉन सीना के मैच में होना चाहिए थी ये सारी चीजें, लेकिन वहां पर नहीं हुई। तो यहाँ पर हुई क्योंकि भाई इनकी केमिस्ट्री बढ़िया थी भाई। कोडी रोड्स के साथ जॉन सीना की केमिस्ट्री शायद बढ़िया नहीं बनी थी, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की केमिस्ट्री भाई पिछले 25 सालों से एक दूसरे को जानते हैं तो काफी बेहतरीन बनी भाई। तो मुझे तो बहुत मजा आया भाई। तुम्हारे क्या थॉट्स है इस बैकलैश को लेकर? मैंने पूरा ओवरऑल एंजॉय किया, तुम कमेंट में बताओ भाई तुम्हें कैसा लगा, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।